हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोगों का वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज है 25 फरवरी और आज हम 25 फरवरी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में ही उन क्वेश्चंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आज हम रशिया यूक्रेन वॉर को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन में अगर कुछ भी न्यूज़ थी तो वो थी रशिया डिक्लेयर्स वॉर अगेन यूक्रेन, और इसी न्यूज़ को सबसे पहले हम फुल डिटेल में आज समझेंगे। जैसा कि मोस्टली सभी लोगों को पता है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है। और जैसे ही रूस के राष्ट्रपति ने यह घोषणा की, यूक्रेन ने उसके बाद तुरंत दावा किया कि उसकी राजधानी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। रूस एवं यूक्रेन के बीच पिछले एक महीने से तनाव का माहौल चल रहा था। रूस द्वारा जंग की घोषणा के बाद अब आशंका लगाई जा रही है कि यह लड़ाई अब विश्व युद्ध में बदल सकती है, क्योंकि यदि हम ताकत, क्षेत्रफल और सेना की बात करेंगे तो रूस अपने इस पड़ोसी देश से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रूस की सेना की तस्वीर पिछले 15 सालों में बहुत बदल चुकी है। रूस की सेना आधुनिक हो चुकी है। अब पूरी दुनिया के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या रूस के सामने टिक पाएगी यूक्रेन की सेना? आइए हम लोग भी देख लेते हैं रूस की सेना को इतना शक्तिशाली क्यों कहा जाता है। अगर हम रूस की सेना की बात करेंगे तो रूस के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, क्योंकि रूस सैन्य खर्च के मामले में विश्व के टॉप 5 देशों में आता है। रूस ने साल 2020 में रक्षा पर 61.7 अरब डॉलर खर्च किए थे। और वही बात अगर हम यूक्रेन की करेंगे तो उन्होंने अपनी सेना के ऊपर सिर्फ 5.9 अरब डॉलर का ही खर्च किया था। अगर हम इसी चीज को कंपेयर करें तो रूस की तुलना में यूक्रेन ने रक्षा पर 10 गुना से ज्यादा खर्च किया है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार रूस के पास 30 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिसमें से 10 लाख सक्रिय जवान हैं। वहीं यूक्रेन के पास 11.55 लाख जवान हैं, जिसमें से लगभग 2.55 लाख सक्रिय हैं। अगर हम बात लड़ाकू विमान की करेंगे तो रूस के पास 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान है और यूक्रेन के पास 67 लड़ाकू विमान है। रूस की हवाई सैन्य ताकत की बात करें तो यह विश्व के दूसरे स्थान पर है, वहीं यूक्रेन की रैंकिंग 31वें स्थान पर है। रूस के पास कुल 4173 एयरक्राफ्ट हैं और यूक्रेन के पास केवल 318 एयरक्राफ्ट हैं। रूस की जमीनी ताकत की बात करें तो टैंकों के मामले में वे विश्व का नंबर 1 देश है। रूस के पास कुल 12,420 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास कुल 2,596 टैंक्स हैं। बख्तरबंद वाहन की बात करेंगे तो रूस पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जबकि यूक्रेन छठे नंबर पर है। यूक्रेन के पास कुल 38 नौसैनिक जहाज हैं और दूसरी तरफ रूस के पास 600 से ज्यादा नौसैनिक जहाज हैं। रूस के पास कुल 70 पनडुब्बियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। अब सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध का भारत के आम लोगों पर कोई असर पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से थोड़ा तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि भारत का रूस एवं यूक्रेन दोनों के साथ ही व्यापारिक रिश्ता है और भारत के काफी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं, क्योंकि यूक्रेन में ज्यादातर लोग भारत से पढ़ने जाते हैं और वहीं रूस में कई भारतीय पढ़ाई के साथ साथ नौकरी के लिए भी जाते हैं। रूस में भारतीय दूतावास के अनुसार लगभग 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं। इनमें से 5,000 छात्र हैं, वहीं लगभग 500 बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेसमैन चाय, कॉफी, चावल और मसाले का व्यापार करते हैं। यूक्रेन में सबसे ज्यादा संख्या मेडिकल छात्रों की है। लगभग 18 से 20,000 छात्र यहां पढ़ते हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई भारत के मुकाबले आधे से कम खर्च में हो जाती है। रशिया यूक्रेन पर इसलिए भी हमला किया क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। तो आइए देखते हैं ये नाटो क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और नाटो में कितने देश हैं। नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसे साल 1949 में अमेरिका, कनाडा, यूके और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा बनाया गया था। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। नाटो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों की सहमति
के आधार पर लिया जाता है। नाटो का उद्देश्य 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षरित उत्तरी अटलांटिक संघ को लागू करना है। नाटो सामूहिक सुरक्षा के एक प्रणाली का गठन है। प्रणाली के तहत एक सदस्य राज्य पर हमला को सभी पर हमला माना जाता है। यह सामूहिक प्रक्रिया की मांग करता है। यह देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य की भावना पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने के लिए न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना बल्कि संकट की स्थिति में प्रबंध करने के लिए साथ साथ सहकारी सुरक्षा और प्रोत्साहित करना भी है। नाटो के सदस्यों में 2 उत्तरी अमेरिकी देश, 27 यूरोपियन देश और 1 यूरेशियन देश है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और उठता है कि क्या यूक्रेन नाटो का सदस्य है, जिसकी वजह से ही यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला किया है, क्योंकि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। इसने गठबंधन से यूक्रेन के हथियारों की तैनाती रोकने तथा पूर्वी यूरोप से अपनी सेना वापस लेने की मांग की है। रूस चाहता है कि पश्चिमी देश यह गारंटी दे कि नाटो यूक्रेन एवं अन्य पूर्व सोवियत देशों को सदस्य के रूप में शामिल होने नहीं देगा। रूस यह भी चाहता है कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियों को बंद कर दे। रूस और यूक्रेन सैकड़ों सालों से सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था तथा रणनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में काफी अहम था। तो रूस ने यूक्रेन के साथ जारी गतिरोध के बीच युद्ध की घोषणा कर दी है। रूसी राष्ट्रपति की घोषणा के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही रूस के हवाई हमलों को देखते हुए कीव में सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि अब रूस के विरुद्ध कड़े प्रतिबंध लगाते हुए दुनिया को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य अभियान की घोषणा के तुरंत बाद यूक्रेन में कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई है। जैसा कि हम मैप में भी देख सकते हैं कि रशिया ने यूक्रेन के सारे शहरों पर हमला शुरू कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है यूक्रेन। इस चीज को अभी हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा है कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं और रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रही है। इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? तो इसका सही उत्तर है 8.6%। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% के अनुमान से कम है। इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के लिए जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट के पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बजट के राज्य के कर्मचारियों की बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है उन सभी को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। निम्न में से कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है? तो इसका सही उत्तर है ऋचा घोष। ऋचा घोष वनडे में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 5 मैचों की वनडे सीरीज के चौथे मैच में ऋचा घोष ने केवल 26 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड रुमेलीधर के नाम था। रुमेलीधर ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ 29 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की थी। और वहीं वेदा कृष्णमूर्ति ने साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 32 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है पंकज त्रिपाठी। यह ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।
और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में भी लॉन्च करने की योजना की जा रही है। 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितने साल पूरे हो गए? तो इसका सही उत्तर है 3 साल। इस योजना को किसान की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च किया था। इसका क्रियान्वयन केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 24 फरवरी। इस दिवस को देश के प्रति केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड के सेवा के योगदान देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी 1944 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश द्वारा सी डोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। सी डोम इजराइल का आयरन डोम का नौसैनिक संस्करण है। आयरन डोम इजराइल की एक नई मिसाइल प्रणाली है जिसका उपयोग गाजा पट्टी से कम दूरी से मिसाइल और रॉकेट को नष्ट करने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। सी डोम की सफल परीक्षण देश के समुद्री रक्षा को और मजबूत करेगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है नासिक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 16 फरवरी 2022 को भारतीय रक्षा बलों का संयुक्त सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर हवाई क्षेत्र। हरूट इंडिया की तरफ से जारी की जाने वाली ताजा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है? तो इसका सही उत्तर है 11%। पद्मश्री से सम्मानित निम्न में से किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है शकुंतला चौधरी। नीति आयोग ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है? तो इसका सही उत्तर है 9.2%। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह और ये मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में करियर परामर्श कार्यशाला प्रचार 2022 हाल ही में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है बीकानेर। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है T49 टनल। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन हम ऊपर करके भी आ चुके हैं। भारत सरकार ने हाल ही में देश के शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कौन सी पहल को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है हील बाय इंडिया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संजीव सैन्याल। संजीव सैनवाल अभी वर्तमान के वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इनको 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया था। अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू किया है? तो इसका सही उत्तर है रूस। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 22 फरवरी 2022 को घोषणा की कि अमेरिका रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रबंधन लगाने के लिए आदेश दे रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम उल्लंघन किया है। अमेरिका द्वारा लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंध के बाद अब रूस पश्चिमी देशों से व्यापार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अब नहीं रहेगी। हाल ही में मलयालम फिल्म की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर है केपीएसी ललिता। प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का 22 फरवरी 2022 को देर रात केरल के त्रिपुनितुरा स्थित उनके आवास में निधन हो गया। इनका जन्म 25 फरवरी
1948 में कायमकुलन में हुआ था। बचपन में सब इनको महेश्वरी अम्मा के नाम से बुलाते थे। उन्होंने 550 से ज़्यादा मलयालम और तमिल फिल्में की हैं। जेट एयरवेज के किस देश के एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणातिलके को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। वे श्रीलंकन एयरलाइंस से जुड़ने से पहले एमिरेट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत टैंग अंगोला एयरलाइंस के सीएफओ और बोर्ड मेंबर थे। विपुला नवंबर 2015 से जुलाई 2018 तक इस पद पर थे। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है अजीत अगरकर, और वे इस समय भारतीय टीम के साथ हैं। अजीत अगरकर भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे। भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अजीत अगरकर अपनी पुरानी आईपीएल टीम में ही नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएल में अजीत अगरकर दिल्ली फ्रेंचाइजी की ओर से क्रिकेट खेल चुके हैं। अगरकर ने संन्यास लेने से पहले वनडे में 288 और टेस्ट में 58 विकेट हासिल किए थे। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। चलते हैं आगे, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिशमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 महीने का। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिशमन आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा था। परिशमन आयोग का गठन जम्मू कश्मीर में 2020 की मार्च में किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल भी आयोग को 1 वर्ष का समय का विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानियुक्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग के अध्यक्ष हैं। किस देश ने अपनी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है जापान। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हितैची और टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पहले सप्ताह भर चलने वाले नए स्मरण उत्सव का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान सर्वत्र पूजते। इस समय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह आयोजन 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। CIPI ने कोविड वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत के किस फार्मा कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है पैनासिया बायोटेक। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका पर कौन सा देश शीर्ष पर था? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। नॉर्वे 16 स्वर्ण के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर पाया। इसके साथ ही जर्मनी 12 स्वर्ण और चीन 9 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 3 तूफान यूनिस, फ्रैंकलिन और डेडले सहित स्टॉर्म स्कॉलस्टार ने कौन सा क्षेत्र प्रभावित किया? तो इसका सही उत्तर है यूरोप। ये सारे तूफान बैक टू बैक क्लस्टर्स तूफान के रूप में जाने जाते हैं, जो कम समय में होते हैं। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हर वीडियो की PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड बी मोटिवेटेड।